नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययनशाला चैनल पर। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट पेडल इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड एक पार्ट जिसमें हमने स्टार्ट किया पेडल इक्वेशन। दो तीन बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड अपनी जो है आज आगे की क्लास रहेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस इस बात का कर चुके हैं कि साथ साथ आप जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट्स तैयार करते रहें ताकि बाद में आप रिवाइज कर सकें। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। किन किन के बीच में हम एंगल फाइंड करेंगे? तो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर हिंदी में जिसे बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा भी कहा जाता है, ध्रुवांतर त्रिज्या भी कहते हैं, केवल ध्रुवांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्रुवांतर रेखा तथा टेंजेंट का मतलब हो गया स्पर्श रेखा या स्पर्शी। ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम की कि ध्रुवांतर रेखा होती क्या है, स्पर्शी क्या होता है, उनके बीच में जो एंगल है उसको कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में हम लोग इनको याद रखेंगे। तो देखिए, एक डायग्राम से बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। कार्टेशियन फॉर्म में इसको कहा जाता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु 0 0। इसी की जब बात करते हैं हम पोलर फॉर्म के रूप में, तो कोई आपके पास कर्व रहेगा, कोई वक्र है जिस पर कोई बिंदु P, वक्र पर कोई बिंदु P है। इस P को पोल से मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है ध्रुवांतर। इस P को इस पोल से मिलाने वाली रेखा इसको कहते हैं रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर, जिसकी वैल्यू हमने ली थी R। ये एंगल रहेगा थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो थीटा रहेगा। तो हम एंगल की बात कर रहे हैं R व थीटा के रूप में। इस कर्व पर कोई टेंजेंट, बिंदु P पर कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा हम यहां से गुजारते हैं। ये स्पर्श रेखा आपकी इस तरीके से गुजर जाएगी, स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्शी बिंदु है इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपके पास थीटा है, ये एंगल जो बनेगा उसको हम नाम देते हैं फाई। ठीक है, इसको कोई एंगल दूसरा साई दे देते हैं। हालांकि साई की वैल्यू जो है वो जनरली हम क्या लेते हैं, टेन साई के रूप में लेते हैं। तो टेन साई की वैल्यू होती है dy/dx। बाद में इसका हम उपयोग करेंगे कहीं, इसको हमें सीधा ध्यान में रखना है कि टेन साई इज इक्वल टू होता है dy/d। कैसे निकाला जाता है? एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम एंगल साई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा। तो लंब बटे आधार के रूप में हम इसको टेन साई लेते हैं। यहां तक की जो बात थी रेडियस वेक्टर, इसकी वैल्यू हम r लेते हैं। ये r थीटा एंगल हो जाएगा। तो टेन फाई, ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है, किसी कर्व पे कोई पॉइंट P लेते हैं, ये ध्रुवांतर रेखा से मिलेगा, साथ में यहाँ से कोई टेंजेंट खींचते हैं जो P से होकर गुजरेगा। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल फाई, इस फाई की वैल्यू होती है, वो हमें डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखनी है कि टेन फाई इज इक्वल टू होता है। टेन फाई की वैल्यू क्या लेंगे हम, वो लेते हैं R। इस थीटा में R के रेस्पेक्ट में कुछ एक चेंजिंग R d थीटा अपॉन dr। जो जो रेडियस बढ़ती जाएगी त्यों त्यों उसकी थीटा की एंगल में जो कमी या बढ़ोतरी हो रही है उसका परिवर्तन कहलाता है R d थीटा अपॉन dr, और यही आ जाएगा इसका एंगल। कैसे आया, ये पूरी एक डेरिवेशन दे रखी है बुक में। कैसे आया, थोड़ी सी हम डिटेल की बात करते हैं कि कोई पॉइंट जो है वो R आपके पास
इस पॉइंट से पोल से आर गुजर रहा है। अगर इस आर में कर्व में थोड़ी सी कोई चेंजिंग मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, यहाँ कोई पॉइंट क्यू है, तो ये चाप हो जाएगा वो डेल आर या डेल क्यू के रूप में यहाँ से प्रदर्शित होगा। तो इस रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो प्लस आर प्लस डेल आर, ये पहले से थीटा है, ये डेल थीटा और बढ़ जाएगा। इन दोनों में जब रेशियो लेंगे वो रेशियो किसके इक्वल आएगा, वो tan फाई के इक्वल आएगा। tan फाई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं r d थीटा अपॉन डी आर। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य जो कोण मिल रहा है उस कोण की मात्रात्मक इकाई के रूप में अगर इसका मान लें तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा r d थीटा अपॉन डी आर। सेकेंड, दो कर्व आपके पास इसी रूप में दिए गए हैं, दो ध्रुवीय वक्र दिए गए हैं, उनके मध्य एंगल क्या मिलेगा उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। आज की क्लास मोस्टली रहेगी अपने फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि ये पढ़े बिना हम आगे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्लास है, तो इसमें देख लेते हैं। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य कोण भी कैसा रहेगा। दो ध्रुवीय वक्र एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो उस कोण को कहा जाता है प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य जो टू पोलर कर्व्स ध्रुवीय वक्र ले रहे हैं, कैसे लेंगे। दो वक्र आपके पास रहेंगे, एक वक्र मान लेते हैं C1 है, दूसरा वक्र आपके पास C2। इनकी जब भी हम टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, ध्रुवीय वक्रों की टेंजेंट खींचेंगे तो इस वक्र के पॉइंट P पर हम टेंजेंट लेते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास पोल रहेगा, एक मान तो ये पोल वाला आ गया। दूसरा जब हम इसकी बात करते हैं सेकंड वाले, इसी पॉइंट पर हम सेकंड वाले से भी कोई पॉइंट खींचेंगे, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये दोनों, ये फाई 1 लेते हैं, ये फाई 2 लेते हैं, पूरा एंगल जो है वो फाई लिया जाएगा, ठीक। ये एंगल अपने पास पहले से थीटा था। तो दोनों वक्रों के बीच में जो अंतर आएगा, दोनों ध्रुवीय वक्रों का अंतर जो फाई आएगा वो हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। दोनों वक्रों के बीच का जो अंतर आएगा फाई, वो आ जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। इस फाई 1 माइनस फाई 2 का दोनों तरफ tan लेने पर, दोनों साइड tan ले लेते हैं, tan फाई इज इक्वल टू tan ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। हम ये बात जानते हैं कि tan x माइनस y जो होता है वो होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति में ये सूत्र हम पढ़ते हैं कि tan में दो एंगल के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसके लिए फॉर्मूला tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे कि tan फाई की वैल्यू आपको मिली वो आई tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन 1 प्लस tan फाई 1 tan फाई 2। दो वक्र आपके पास रहेंगे, पहला वक्र जो है वो C1 है। C1 के लिए हम अगर कोई इक्वेशन लिखना चाहें तो वक्र जो R जो है वो आ जाएगा पहले के लिए F1 ऑफ थीटा। दूसरे C2 के लिए हम लिखना चाहें R इज इक्वल टू हो जाएगा F2 ऑफ थीटा। अब हम इसमें अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मूला आपको मिला है tan फाई इज इक्वल टू tan फाई 1 tan फाई 2 1 प्लस tan फाई tan फाई 2। केवल फाई यहाँ से निकालना हो, हमें केवल यहाँ से फाई निकालना हो, इस साइड ले जाएंगे tan इनवर्स। किसका इनवर्स हो जाएगा tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan फाई 1 इंटू tan फाई 2। ये tan वास्तव में है क्या, tan हो जाएगा टेंजेंट। स्पर्शी जो है एक लाइन का काम करेगा, एक रेखा का काम करेगा, तो क्यों ना हम tan फाई 1 को मान लेते हैं, माना लेट tan फाई 1 इज इक्वल टू L लेते हैं, L1 लेते हैं,
tan phi 2 जो है वो L2 लेते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो tan में जो phi होता है, चाहे वो phi 1 हो, phi 2 हो, tan phi हो, उनको हम जनरली क्या लेते हैं, r d थीटा अपॉन dr। इससे जस्ट पहले हमने देखा था कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य जो एंगल होता है tan phi जो होता है उसका मान हमें मिला था r d थीटा अपॉन dr, r d थीटा अपॉन dr। अगर यहाँ phi 1 phi 2 ले लेते हैं तो वक्र हम r1 r2 भी ले सकते हैं। तो पहला मान जो है वो tan phi 1 का मान भी हो जाएगा जैसे r d थीटा अपॉन dr, दूसरे phi 2 का मान भी हो जाएगा, वो हो जाएगा r d थीटा अपॉन dr। वक्र दोनों के लिए अलग अलग रहेंगे। दो वक्रों की हमने बात की थी, पहला वक्र आपके पास C1 था, ये वाला r जो है वो F1 थीटा हो जाएगा, दूसरा वाला r जो है वो F2 थीटा हो जाएगा। इन दोनों की जगह L1 L2 रखा जाए। क्यों रख रहे हैं L1 L2? क्योंकि आगे हम इनकी स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनली जो परपेंडिकुलर होते हैं वो कहाँ होते हैं, पैरेलल कैसे होते हैं। उस कंडीशन में हम बार बार tan phi नहीं लिखेंगे, उसमें हम L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। अब स्पेशल केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं? स्पेशल केस, दो स्पेशल केस बात करते हैं हम। स्पेशल केस, केस फर्स्ट। स्पेशल केस में हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की, कि फाई अगर कितने डिग्री आ जाए। ये फाई जो है वो दोनों वक्रों के बीच में जो है वो एंगल मिल रहा है आपको। दोनों वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, वो प्रतिच्छेदन कोण है। तो ये दो कंडीशन बन सकती है कि हो सकता है दोनों वक्र जो है वो एक दूसरे के क्या हो, दोनों वक्रों की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है, दोनों के पैरेलल हो सकती है, कोलिनियर हो सकती है। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस क्या हो जाए। फाई आपको क्या मिले, ये फाई आपको अगर 90 डिग्री मिले, फाई की वैल्यू क्या मिले, 90 डिग्री। फाई की वैल्यू 90 डिग्री आपको कब मिल सकती है? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव हम लिख सकते हैं 1/0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे वाला मान 1 प्लस L1 L2 की वैल्यू क्या मिल जाए आपको, 0 मिल जाए। ये 0 कब मिल सकती है? इस कंडीशन को देखने पर हमें पता चल रहा है कि 0 ऐसे मिल सकती है कि 1 में से 1 माइनस हो। इसका मतलब L1 L2 की वैल्यू क्या हो जाए, L1 L2 की वैल्यू अगर -1 हो जाए, L1 L2 की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो tan इनवर्स इंफिनिटिव आएगा। tan इनवर्स इंफिनिटिव आएगा, इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो केस फर्स्ट ये कहता है कि दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर। दोनों कर्व ले रहे हैं, दोनों कर्व से रिलेटेड हम ये बात करेंगे कि इन दोनों की जो स्पर्श रेखाएं हैं, इन दोनों की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने डिग्री एंगल पर काटे, 90 डिग्री एंगल पर काटे। तो उसके लिए कंडीशन क्या बन रही है, उसके लिए कंडीशन ये बन रही है। कंडीशन फर्स्ट, यदि L1 L2 इज इक्वल टू -1 हो जाए, L1 L2 की वैल्यू क्या मिले आपको, -1। अगर ये -1 हो जाती है तब हम कह सकते हैं कि दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। ठीक। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे के जो स्पर्शी मिल रही है वो या तो कोलिनियर हो, दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हो, या तो दोनों के लिए एंगल जो है वो पहले वाले के लिए भी यही स्पर्श रेखा हो, दूसरे वाले के लिए भी यही स्पर्श रेखा हो। ये कंडीशन कब हो सकती है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का एंगल हो, थीटा क्या मिले आपको, 0 डिग्री। तब हम कह सकते हैं कि दोनों वक्र जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। बोथ टू कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कब हो सकते हैं? थीटा यानी फाई हमें क्या मिले, 0 डिग्री। फॉर्मूला था अपने पास फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। अब इसमें कंडीशन ये देख के बताइए कि दोनों कर्व जो है वो पैरेलल कब हो सकते हैं, इनकी वैल्यू क्या मिले, 0 कब आ सकता है? 0 तब आ सकता है जब L1 माइनस L2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। मीन्स L1 शुड बी इक्वल टू L2।
तो कंडीशन ये बन रही है कि दोनों L1 L2 का मान L1 का मान L2 के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि L1 L2 का मान अगर इक्वल होता है तो फाई आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री। अगर फाई 0 डिग्री मिलता है, इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। ठीक, दो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े। पहला हमने tan फाई, कोई भी जो ध्रुवांतर है वो किसी कर्व पर कोई पॉइंट ध्रुवांतर है, उसी कर्व पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है tan फाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई के लिए फॉर्मूला होता है r d थीटा अपॉन dr। पहली बात तो हमने ये पढ़ी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि दो स्पर्श रेखाएं, दो ध्रुवीय वक्र जो है उनके बीच में खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाएं जो होती है tan फाई इज इक्वल टू होती है, वो क्या हो जाएगी, tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन में आएगा 1 प्लस tan फाई 1 tan फाई 2। अब देखिए प्रत्येक जो फाई का एंगल होता है उस फाई एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे मैं tan फाई 1 की बात करूं यहाँ, तो इस फाई 1 की वैल्यू भी यही होगी r d थीटा अपॉन dr। ठीक है, लेकिन कर्व जो है वो दो अलग अलग कर्व है। जैसे यहाँ जो r हम ले रहे हैं tan फाई 1 के लिए जो r ले रहे हैं वो फाई 1 ऑफ थीटा हो जाएगा। दूसरा tan फाई 2 के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं वो वाली भी r d थीटा अपॉन dr मिलेगी। लेकिन यहाँ भी कर्व जो है रिलेशन जो होगा r और थीटा में वो होगा r इज इक्वल टू f2 ऑफ थीटा। दो यहाँ से शर्तें पड़ी थी हमने कि फाई इज इक्वल टू हम ले रहे हैं tan इनवर्स, इन दोनों मानों को हमने L1 L2 लिया अपॉन में 1 प्लस L1 L2 लिया। दो कंडीशन पड़ी थी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री कब हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है L1 L2 की वैल्यू हो जाए -1। थीटा जो है वो 0 डिग्री हो सकता है यदि L1 इज इक्वल टू L2 हो जाए। ठीक, मुख्य हमने जो बात की थी वो ये की थी। अब एक पॉइंट हम यहाँ से और पढ़ेंगे कि ध्रुवीय जो स्पर्शी होते हैं उनकी लंबाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ध्रुवीय स्पर्शी की जो लंबाई मिलेगी, चार अलग अलग पॉइंट रहेंगे। यहाँ कौन कौन से चार पॉइंट मिलेंगे वो आप नोट करेंगे। सबसे पहले चार पॉइंट, एक होता है ध्रुवीय स्पर्शी। ध्रुवीय स्पर्शी फॉर्मूले के रूप में हमें सीधा याद रखना होता है। पहला पॉइंट होगा ध्रुवीय स्पर्शी, दूसरा पॉइंट होगा ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी। ठीक है, एक अभिलंब की भी यहाँ चर्चा करेंगे। ध्रुवीय जो अभिलंब होता है, ध्रुवीय स्पर्शी पर डाले गए जो लंब होते हैं उनको पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, स्पर्शी को पोलर टेंजेंट बोलते हैं, ध्रुवीय अधस्पर्शी को पोलर सब टेंजेंट बोलते हैं। दो और होते हैं लंब, एक लंब होता है, एक दो लंब होता है। तो लंब को हम नाम देंगे, किस नाम से पुकारते हैं, वो कहलाता है आपका ध्रुवीय लंब। ठीक, दूसरा होगा ध्रुवीय अधोलंब। इस लंब को अभिलंब यानी नॉर्मल भी नाम दिया जाता है, ध्रुवीय लंब भी कह देते हैं, इसको ध्रुवीय अभिलंब भी कहते हैं। ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी को इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोलर टेंजेंट, क्योंकि दोनों मीडियम के लिए अपनी क्लास रहेगी तो बाइलिंगुअल हम पढ़ेंगे। कंटेंट जो है वो इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी का मतलब हो गया पोलर सब टेंजेंट, इसको बोलते हैं पोलर सब टेंजेंट। ध्रुवीय प्रत्येक के आगे पोलर शब्द लगेगा। अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल, पोलर नॉर्मल, ये भी पोलर सब नॉर्मल। चार पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ये बात कि कौन सा जो है आपके पास टेंजेंट है, कौन सा आपके पास सब टेंजेंट है, कौन सा नॉर्मल रहेगा, कौन सा सब नॉर्मल। चारों नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड फॉर्मूले हमें याद करने हैं। फॉर्मूले कैसे निकाले जाएंगे, कैसे हम इनको याद कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें तो रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे याद रख सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम,
एक बार में अगर समझ में आ गया तो बार बार देखने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले ध्यान देंगे पॉइंट ये रहेगा ओरिजिन 0 0, या इसको अगर पोल कहें, क्योंकि पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, पैरेलल इक्वेशन जो है जनरली पोलर फॉर्म में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें कार्टेशियन जो फॉर्म नहीं देखते हुए हमें केवल पोलर फॉर्म ही ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पोल दिया गया है, फिर भी कार्टेशियन फॉर्म में साथ लेके चल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस रहेगी, ये आपकी वाई एक्सिस रहेगी। कोई पॉइंट हम किस पे लेते हैं, जनरली हम पॉइंट जो लेते हैं वो किस पर लेते हैं, किसी कर्व, कोई कर्व आपके पास दिया गया है, इस कर्व पर कोई पॉइंट P है, P को मिलाइए इससे, P को मिलाया हमने पोल से, एंगल जो आपका बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज थीटा। इस P के जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, इस P के हमें क्या मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट। वहीं अगर इसके साथ हम बात करें कि ये जो टेंजेंट हम खींचते हैं, स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, अगर इस स्पर्श रेखा को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ा दिया जाए, थोड़ा हम क्या बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, दूसरी तरफ इस पॉइंट P पर एक नॉर्मल खींचा जाए, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बने, ऐसा एक पॉइंट खींचा जाए जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो यहाँ से इसके साथ, वो कहलाता है उसका नॉर्मल। ये एंगल जो है वो इस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो कहलाता है 90 डिग्री। इन दोनों को हम फिर से मिला देते हैं, कहां से होते हुए, कहां से पास करेंगे इसको, ओरिजिन से। इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो इसको ओरिजिन से पास करेंगे, मूल बिंदु से, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये लाइन आपकी, ये पॉइंट P है। अगर इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये एंगल हम लेते हैं फाई, ये एंगल हम क्या लेते हैं, फाई, ये एंगल है थीटा, ये एंगल हमने बात की थी tan साई लिया जाता है, ठीक। साई की वैल्यू हमने सीधे ध्यान में भी रखी थी कि tan साई इज इक्वल टू होता है dy/dx। बाद में जब डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में क्वेश्चंस आएंगे तो वहां हम यूज करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास दिया गया है, इस P से, P के कोऑर्डिनेट है r व थीटा, ये P जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर फाई मिल रहा है तो अंदर वाला एंगल ये भी अपने को क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, ये एंगल भी अपने को क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक। बात करते हैं इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N, इसको मैं नाम दे देता हूं P से लेकर ये T तक। 4 पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि कौन सा जो है वो टेंजेंट है, कौन सा जो है वो नॉर्मल है, कौन सा सब टेंजेंट है, ये ओरिजिन है, इसको मैं O नाम दे देता हूँ। चारों पॉइंट बड़े अच्छे से ध्यान में रखेंगे। डायग्राम आपका ये रहेगा, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ध्रुवीय स्पर्शी। ध्रुवीय स्पर्शी कौन सा है, ध्रुवीय स्पर्शी। 4 पॉइंट हम यहां से ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा ध्रुवीय स्पर्शी, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहेगा आपके पास ध्रुवीय अधस्पर्शी, अधस्पर्शी। तीसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा ध्रुवीय अभिलंब, ध्रुवीय अभिलंब। और चौथा पॉइंट रहेगा वो रहेगा ध्रुवीय अधोलंब, ध्रुवीय अधोलंब। पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय स्पर्शी। ध्रुवीय स्पर्शी का मतलब हो गया कि जो इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा को नाम दे देता हूं मैं PT, P से लेकर T तक। ये पॉइंट आपके पास P से लेकर T तक, ये कहलाता है ध्रुवीय स्पर्शी। ध्रुवीय स्पर्शी का मतलब हो गया पोलर टेंजेंट। आपको नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बाद में बार बार नाम आएंगे ध्रुवीय स्पर्शी। ध्रुवीय स्पर्शी का मतलब ये हो गया कि कोई कर्व है, पॉइंट आप उस पर P लेंगे, उस P पर एक तो उस P को मिलाएंगे ओरिजिन से, पोल से, दूसरा उस P पर खींचेंगे एक टेंजेंट। तो उन दोनों का जो मान आ रहा है
इस P से लेकर इस T तक की दूरी, ये P से T तक की दूरी जो है वो ये कहलाती है ध्रुवीय स्पर्शी, पोलर टेंजेंट। ध्रुवीय अधस्पर्शी, अब देखिए अधस्पर्शी क्या है? अधस्पर्शी मतलब स्पर्शी के नीचे वाला भाग, जो ये वाला भाग है ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर दूसरा वाला भाग जो स्पर्शी के साथ मिलता हो, O से लेकर T, इसको बोलते हैं पोलर सब टेंजेंट, ध्रुवीय अधस्पर्शी। ये हो जाएगा पोलर सब टेंजेंट, ये कहलाएगा आपका पोलर टेंजेंट, पोलर टेंजेंट। इस पॉइंट पर जो हमने नॉर्मल खींचा यानी 90 डिग्री का जो एंगल लिया है ना, ये कहलाता है नॉर्मल, ये हो जाएगा पोलर नॉर्मल। अब पोलर नॉर्मल के अंतिम छोर से मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वो कहलाती है पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल। ठीक, तो ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी का मतलब हो गया पोलर सब टेंजेंट। सब टेंजेंट क्या मिल रहा है? पोलर सब टेंजेंट OT, सब टेंजेंट, ये OT हम ध्यान में रखेंगे। ध्रुवीय अभिलंब नॉर्मल जो है वो मिलेगा आपको P से N या N से P ले सकते हैं, PN ले लो, NP ले लो, ये पोलर कहलाएगा नॉर्मल। ये पोलर सब नॉर्मल, ये पोलर सब नॉर्मल, O से N, O से N। अब हम पढ़ेंगे इनके फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। फॉर्मूलों को हमें डायरेक्ट याद रखना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला किस रूप में हमें डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में याद रखना है, वो रखिए। सबसे पहले ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी का फॉर्मूला हम किस रूप में याद रखेंगे वो देख लीजिए कि ध्रुवीय अधस्पर्शी को हम किस रूप में लिखेंगे कि सबसे पहले हम tan phi एंगल वाली बात ही कर रहे हैं यहाँ, तो PT की वैल्यू जो आपको मिलेगी, P से T तक की वैल्यू मिलेगी, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा R अंडर द रूट 1 प्लस R d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर, ये हमें मिलेगा डायरेक्ट फॉर्मूला PT का। ऐसा का ऐसा फॉर्मूला जो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा? ध्रुवीय अभिलंब का। ठीक है, क्यों मिलता है ये? एक एंगल की बात करते हैं हम, ये ऐसा क्यों मिलता है? इसको हम जनरली लिखते हैं R sec थीटा। थोड़ी सी डिटेल की अगर चर्चा करें तो ये ऐसा हमें क्यों मिलता है? P से T तक की दूरी, कहां से कहां तक की दूरी? P से T तक की दूरी क्या मिल रही है अपने को? वो मिल रही है R1 प्लस dr अपॉन d थीटा। तो हम जो मान ले रहे थे, इस थीटा का जो मान ले रहे थे वो ले रहे थे हम tan थीटा, है ना। ये आपके पास दूरी रहेगी R। इस एंगल की अगर बात की जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में बात करें POT में, इस ट्राइंगल POT में हम बात करें, POT में R और आपके पास दूसरा वाला मान जो मिल रहा है R d थीटा अपॉन dr की जो वैल्यू मिल रही है tan phi के इक्वल, तो वो एंगल जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा R sec थीटा। R sec थीटा का मतलब हो गया R तो आपके पास पहले से ही है, और sec थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 प्लस R d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। R sec थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपको R sec थीटा क्या सॉरी sec phi, इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को R sec phi, इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को R tan phi, R tan phi। ये वाली जो अभिलंब वाली मिलती है ये R cosec phi, है ना, और एक मान मिलेगा R tan phi। तो दोनों अलग अलग मान मिलेंगे, एक मान आपको मिलेगा वो मिलेगा dr अपॉन d थीटा डायरेक्ट वैल्यू, एक R d थीटा अपॉन dr, यानी R पहले से लगा है, R dr थीटा अपॉन dr फिर से लिखेंगे tan phi को, तो tan phi को फिर से लिखेंगे तो अपने पास मान क्या आ जाएगा? एक तो R हो गया, tan phi की जगह हम लिखेंगे R d थीटा अपॉन dr, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। तीसरा वाला मान मिलेगा अपने को R cosec phi। ये R sec phi वाला थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा मान आया तो कैसे आया। देखिए R sec phi, tan phi की वैल्यू आप जानते हैं, tan phi की वैल्यू होती है R d थीटा अपॉन dr। हमें वैल्यू निकालनी है R sec phi की। tan और sec में एक संबंध होता है, वो क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। केवल sec चाहिए, केवल sec चाहिए, हमें sec थीटा चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। r sec अब अपने को चाहिए, थीटा की जगह फाई ले लें, कोई इशू नहीं है। अब अपने को चाहिए r sec फाई की वैल्यू। r sec फाई की वैल्यू का मतलब हो गया r sec फाई की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan फाई। tan फाई क्या होता है? r d थीटा अपॉन dr, r d थीटा अपॉन dr का स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो हमें मिली वो pt मिली। pt का मतलब मिला हमें पोलर टेंजेंट। pt की वैल्यू मिलने का मतलब हमें क्या मिला? पोलर टेंजेंट। तो r sec फाई की वैल्यू जो है, लास्ट पेज में फिर से जाते हैं एक बार, r sec फाई की वैल्यू मिली r√1 प्लस r d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। अब ये r sec फाई क्यों मिला उसका मैंने रीजन बता दिया है। r sec फाई का मतलब, tan फाई का क्या मतलब होता है? tan फाई का मतलब होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम tan फाई की वैल्यू लंब बटा आधार होती है, वैसे ही अगर sec फाई लेंगे, sec फाई लेंगे तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू जो आपको cos का उल्टी वैल्यू मिलेगी। cos की वैल्यू क्या होती है? cos की जनरली वैल्यू हम पढ़ते हैं आधार बटे करंट, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos का उल्टा होता है sec। sec की वैल्यू मिलेगी आपको हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू जो आपको मिल रही है ये है हाइपोटेनियस, यानी pt आपको मिल रहा है हाइपोटेनियस अपॉन, इसके लिए एंगल जो है वो थीटा और फाई हम ये ले रहे हैं, तो ये r जो है वो बेस हो जाएगा। तो इससे उल्टी वैल्यू आपको मिल रही है, वो मिल रही है r कोसेक थीटा, यानी pt इज इक्वल टू r अपॉन में pt आएगा इज इक्वल टू आपको मिल रहा है sec फाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा, वो मिलेगा pt अपॉन r। तो pt की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या मिलेगी आपको? r sec फाई हमने कैसे निकाला, ये अपने पास तरीका है r sec फाई निकालने का। बाकी चीज आप खुद उसमें डायग्राम में देखेंगे, एक का स्पष्टीकरण मैंने बता दिया है। हालांकि हमें इस बात का इतना कोई मतलब है नहीं कि ये डिटेल कहाँ से आई, कैसे निकाला हमने। अपने को याद रखना है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड चीजें, अपने को डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूले याद रखने हैं। ये वाला फार्मूला PT का, OT का, PN का, ON का, क्रम से नाम है ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय विलंब, ध्रुवीय अधोलंब, ये चारों मान। ये वाला मान जो है वो r कोसेक फाई का मतलब हो गया, r की जगह r रखेंगे। अब देखिए कोसेक फाई को आप कैसे चेंज कर सकते हो? कोसेक फाई को हम पहले कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को फिर हम tan में चेंज करेंगे, है ना। तो कॉट में चेंज करने का तरीका होता है, एक बार और बता देता हूं मैं फिर से ताकि स्थिति क्लियर हो जाए, कि r का r रहेगा, कोसेक फाई होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, r का r रहेगा, कोसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। कोट स्क्वायर फाई को आप tan के पदों में कैसे लिखेंगे? r का r रहेगा r प्लस कोट स्क्वायर फाई का मतलब हो गया 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई। ठीक है, r की जगह आपके पास r रहेगा, 1 की जगह 1 रखेंगे, 1 अपॉन tan फाई होता है r d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। वैल्यू आपको फिर से मिलेगी r 1 प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर वाला मान जो है वो क्या चला जाएगा? dr अपॉन d थीटा बन जाएगा। अब ये d थीटा अपॉन में चला जाएगा dr, और साथ में इन दोनों पदों का स्क्वायर भी है, इन दोनों पदों का क्या है? स्क्वायर भी है, इन दोनों पदों का स्क्वायर भी है। तो आपको जो ध्रुवीय अभिलंब मिला r कोसेक फाई, ध्रुवीय जो अधोलंब मिला है उसका मान क्या मिल गया? r इंटू 1 प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू मिल गई। लेकिन ये तो आ रही थी r cosec स्क्वायर फाई की, एक यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास, रूट लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा, ये वाली वैल्यू रूट में, r यहाँ भी रूट आएगा। ये वाली वैल्यू जब भी हम ले रहे हैं सभी जगह रूट मिलेगा आपको, ठीक है। कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई जो है उसका रूट होगा, तो ये भी रूट होगा। तो प्रत्येक मान जो आपको मिल रहा है, ये वैल्यू आपको मिली है ध्रुवीय अभिलंब की। ध्रुवीय अभिलंब था P से लेकर N तक की दूरी। एक ध्रुवीय अधोलंब मिलता है, ध्रुवीय अधोलंब सब नॉर्मल के लिए O से N तक की दूरी, O से N तक की दूरी ध्रुवीय अधोलंब। ध्रुवीय अधोलंब की जो दूरी होगी O से लेकर N तक की डिस्टेंस, उसके लिए अपने पास सीधा फॉर्मूला रहेगा dr/d थीटा। आया कहां से, एंगल वहां जब चेक करेंगे हम, उसमें जब एंगल चेक करते हैं तो वहां अपने को ये पता चलेगा कि r जो है वो 1/r के रूप में रहेगा। r tan π/2 वैल्यू कैसे मिलेगी, r tan π/2 माइनस फाइव, r का r रहेगा tan π/2 माइनस फाइव होता है cot फाइव। ये वाली जो वैल्यू मिलेगी r का r रहेगा। अब अपने पास पहले जो tan फाई की वैल्यू होती थी, tan फाई की वैल्यू होती है r d थीटा अपॉन dr, लेकिन cot फाई की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/r d थीटा अपॉन में चला जाएगा dr, r से r कैंसिल, तो dr अपॉन d थीटा। ये हमें वैल्यू मिलेगी ध्रुवीय अधोलंब की, ठीक है। ध्रुवीय अधोलंब की, ध्रुवीय अधोलंब की जो लेंथ होगी, बुला लो उसको, ध्रुवीय अधोलंब क्लास हो गया, बुला लो। ध्रुवीय अधोलंब, चार फॉर्मूले अभी हमने पढ़े। कौन कौन से फॉर्मूले, पहला हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा पीटी का, पीटी होता है पोलर टेंजेंट, ठीक है। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा आपके एनपी का, पी से लेकर एन तक की दूरी, वो कहलाता है पोलर नॉर्मल। तीसरा हमने ओ से लेकर टी तक, वो कहलाएगा पोलर सब टेंजेंट। चौथा फॉर्मूला हमने पढ़ा ओ से लेकर एन तक का, वो कहलाएगा पोलर सब टेंजेंट, ये पोलर सब नॉर्मल। पहला जो फॉर्मूला है पीटी का, वो पीटी वाला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा पी से लेकर टी तक की पोलर टेंजेंट की वैल्यू जो आपको मिली वो क्या मिली, r अंडर द रूट 1 प्लस r d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। सेकंड हमने जो पोलर नॉर्मल वाला फॉर्मूला पढ़ा, पोलर नॉर्मल का फॉर्मूला होता है r अंडर द रूट 1 प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। तीसरा हमने पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा, पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला r स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला हमने केवल इतना ही पढ़ा, dr अपॉन d थीटा। अब ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है ध्रुवी से, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं कि ध्रुव से स्पर्शी डायग्राम रहेगा आपके पास। कोई भी पॉइंट, ये मान लेते हैं हम कोई वक्र है, कोई कर्व है, इस पे पॉइंट आपका P रहेगा, सॉरी
ये हो गया आपका पोल, ये पोल है, पोल से इस रेखा को मिला है, यहां से हमने स्पर्श रेखा डाली, ठीक है, स्पर्श रेखा डाली। ये स्पर्श रेखा से ध्रुवी, ये ध्रुव जो हो गया ना पोल, इस पोल से इस स्पर्श रेखा पर टेंजेंट, इस पोल से स्पर्श रेखा पर टेंजेंट, यानी ये एंगल कितने डिग्री का आना चाहिए, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, एक सरल रेखा पर बने दोनों कोण जो है वो 180 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ये आपके पास और रहेगा, ये एंगल थीटा है, इसके कोऑर्डिनेट r व थीटा होते हैं, ये एंगल हम साई लेते हैं। साई क्यों लेते हैं, ऑपोजिट एंगल हैं दोनों, हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल है, तो दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। अब हमें इन दोनों में संबंध हमें दर्शाना है, क्यों ना हम ये तो r ले ही रहे हैं, इसकी वैल्यू हम p मान लें, तो सबसे पहले ये आपके पास ट्राइंगल रहेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस है p स्क्वायर प्लस इस pm की वैल्यू इस फाई के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हो आप, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कुछ ना कुछ यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो देखिए क्या होता है, हमें किसकी लंबाई पूछी है हमें केवल, है ना, तो लंबाई में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन द पोल टू टेंजेंट, तो रिलेशन हमें पूछा है तो वो रिलेशन होता है कि 1/p स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr/d थीटा की पावर 4, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। यही चीज आगे चलकर बनेगी पेडल इक्वेशन, है ना, इसी चीज को हम आगे चलकर पेडल इक्वेशन कहेंगे। पेडल इक्वेशन होती क्या है, r व थीटा में संबंध, रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा की पेडल इक्वेशन जो होती है ना, यहीं से पेडल इक्वेशन निकालेंगे हम। आगे क्या करेंगे, थीटा जो एंगल होगा उस थीटा एंगल को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, हिंदी में जिसे बोलते हैं विलोपन करेंगे, उसका विलोपित करेंगे थीटा को, तो एलिमिनेट जब करेंगे तो वो जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो कहलाती है पेडल इक्वेशन। तो आगे हेडिंग डालिए पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन, a relation between r and p is called पेडल इक्वेशन। A relation between r and p is called पेडल इक्वेशन। r व p में संबंध, r व p में जो संबंध है वो आपका पदिक समीकरण कहलाती है। r व p में संबंध पदिक समीकरण कहलाती है। ये r व p है, लेते कहां से हैं, r व p लेते कहां से, किसी कर्व पर लेते हैं। एक लाइन और जोड़ दीजिए, किसी वक्र में। A relation between r and p in any curve। जब हम प्रॉपर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो पूरी बातें लिख लें कि a relation between r and p in any curve is called पेडल इक्वेशन, कि r व p में जो संबंध होता है उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, पेडल इक्वेशन कहते हैं, पदिक समीकरण कहते हैं। 2 पॉइंट यहां से हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट रहेगा जब वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, पोलर फॉर्म में हो। दूसरा हम पढ़ेंगे वक्र की समीकरण जब वो कार्तीय रूप में हो। दोनों में हम कोई विशेष कुछ है नहीं, जब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 रूप होते हैं जब वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो। ध्रुवीय रूप में हो तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें किसका विलोप करना है। जब ये कार्तीय रूप में हो तो हम किसका विलोपन करें। जब ध्रुवीय रूप में दिया गया हो कोई भी समीकरण आपको, तब ध्रुवीय रूप में हम थीटा का विलोप करते हैं, थीटा को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के बाद टोटल जो रिलेशन रहेगा वो p व r में हो जाएगा, क्योंकि वहां जब इक्वेशन में आ रहा था ना r के 1/r की पावर 4 d थीटा अपॉन dr, तो वहां से थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा हटा देंगे हम। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि थीटा का विलोप करने पर क्या मिलेगी,
पदिक समीकरण पेंडल इक्वेशन मिलेगी। अगर कार्तीय रूप में हो तो x और y को एलिमिनेट करते हैं, x और y का एलिमिनेशन विलोपन करते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगी, पेंडल इक्वेशन। ठीक है, तो लगभग थ्योरी जो आपकी है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो तब तक क्लास का वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।